सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 30 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, होस्टेज डील में झुकेगा हमास, हथियार डालने की कही बात। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, आज़ाद फ़लस्तीन की उठाई मजबूत आवाज़, कहा ये हमारे उसूलों का है सवाल। गजा पर इसराइल का सबसे बड़ा कबूलनामा, 70,000 लोगों की मौतें मानी, मगर बेशर्मी का एंगल भी कर दिया ऐड। ईरान के साथ बड़ी जंग की तैयारी, पेंटागन बोला हमला करने को अमेरिकी फौज रेडी, बस ऑर्डर का इंतजार। यूरोपीय यूनियन ने IRGC को टेरर लिस्ट में डाला, तेहरान भड़का, कहा रीजन को तबाह करवा देगा यूरोप। ईरान की डिप्लोमेसी हुई तेज, 6 अरब और मुस्लिम मुल्कों से इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, जंग के आसार के बीच ईरान को दोस्तों की तलाश। ईरान में यूनिटी का पैगाम, ईरानी सुन्नी उलेमा आए सुप्रीम लीडर के साथ, दुश्मन के खिलाफ दिखाई मजबूती। और सीरिया के फ्रंट पर नई हलचल, सैकड़ों हथियारबंद इराकी कुर्द बॉर्डर पार घुसे। शुरुआत करते हैं इस शो की एक बड़ी खबर से। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में यह दावा कर दिया है कि हमास गजा से होस्टेजेस की वापसी में एक बड़ा फैक्टर रहा है, और साथ ही ये भी बोल दिया है कि ऐसा लग रहा है कि हमास हथियार डाल देगा। ट्रंप की ये लाइन जितनी हल्की लगती है, उसके पीछे उतनी ही भारी सियासत छुपी हुई है। जिस हमास को कल तक मिटाने की बातें होती थीं, आज उसी को डील का पार्ट बताकर पेश किया जा रहा है। इसी बीच गजा के साउथ में इसराइल की तरफ से एक हमला किया गया, ये कहकर कि फ़लस्तीनी मूवमेंट हमास का एक फाइटर एक हमले की तैयारी में था। लोग कह रहे हैं कि आम लोगों को मारा है इसराइल ने। यानी एक तरफ बयानबाजी में हमास को डील का हिस्सा बताया जा रहा है और दूसरी तरफ जमीन पर गोलियां और मिसाइल चल रही हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये वो डबल गेम है जो गजा में हर बार दोहराया जाता है, बात अमन की और अमल जंग का। ट्रंप के साथ बैठे अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने भी कह दिया कि वॉर खत्म करने वाले प्लान का दूसरा फेज चल रहा है, यानी शुरू हो चुका है। और पहली बार एक अरब या ऑल अरब टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट खड़ी कर दी गई है गजा में, ये विटकॉफ ने कहा। ये लफ्ज सुनने में बहुत साफ सुथरे लगते हैं, लेकिन गजा के लोग जानते हैं कि जमीन पर हुकूमत मिसाइलों से तय होती है, मीटिंग रूम की स्लाइड से नहीं। हमास हथियार डाल देगा, ये जुमला असल में उम्मीद से ज्यादा ख्वाहिश लगता है, क्योंकि अगर हमास वाकई हथियार डालने वाला होता तो उसे टारगेट करके उसी दिन स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच ये है कि हमास को प्रेशर में लाने की कोशिश चल रही है, यानी डील, धमकी और फौजी कार्रवाई तीनों एक साथ। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये बयान गजा में असली राहत की तरफ कोई कदम है, या फिर एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश जिसमें जंग भी चले और कैमरों के सामने अमन की कहानी भी बिकती रहे? क्या है ये? क्योंकि गजा के लिए असली फैसला बयानों से नहीं, बंदूकों के रुकने से होगा, चाहे वो हमास की बंदूक हो, चाहे वो इस्राएली फौज की बंदूक हो। बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर सुनिए। व्लादिमीर पुतिन ने आज़ाद फ़लस्तीन के लिए बहुत मजबूत आवाज़ उठाई है। ये बयान बेहद अहम है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फ़लस्तीनी रियासत के कायम होने को उसूलों का मामला करार दे दिया है। क्रेमलिन में UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद के साथ मीटिंग के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि फ़लस्तीन की मुकम्मल रियासत जो इसराइल के साथ अमन और सिक्योरिटी में साथ रहे, वही रीजन में लंबी स्टेबिलिटी की बुनियाद बन सकती है। ये बयान ऐसे वक्त आया है दोस्तों जब गजा खून से लथपथ है, सीज फायर के बावजूद हर रोज़ हमले हो रहे हैं और डिप्लोमेसी सिर्फ कागजों में घूम रही है। पुतिन का मैटर ऑफ प्रिंसिपल यानी उसूलों की बात कहना कोई डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं है। ये सीधा मैसेज है अमेरिका और उसके साथी मुल्कों को कि फ़लस्तीनी मसला रूस की नज़र में कोई साइड इशू नहीं है, बल्कि सेंट्रल सवाल है। रूस और UAE दोनों पहले से गजा के इंसानी हालात पर बात करते रहे हैं, लेकिन इस बयान में एक लेयर और जुड़ जाती है। पुतिन असल में ये कह रहे हैं कि जब तक फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद रियासत नहीं मिलेगी, तब तक सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन एड और रीबिल्डिंग सब टेम्पररी मरहम रहेंगे, मतलब कोई परमानेंट इलाज नहीं है। यानी बीमारी को जड़ से छुए बिना उसका इलाज नहीं हो पाएगा। पुतिन ये कहना चाह रहे हैं।
तो वो कह रहे हैं कि गजा वाला मसले फिर दोहराए जाते रहेंगे, आप अलग रियासत करिए, ये टंटा हमेशा के लिए ख़त्म हो इसराइल के हमले करने का। दिलचस्प बात यह है कि इसी बातचीत में ईरान के हालात पर भी नज़र रखने की बात पुतिन ने कही, खासकर कि ट्रंप की धमकियों के बाद। यानी एक तरफ फ़लस्तीन का सवाल, दूसरी तरफ ईरान पर जंग के बादल। रूस दोनों को एक ही रीजनल आग के हिस्से के तौर पर देख रहा है। इस तरीके से रूस मिडिल ईस्ट के मामलों में सीधा दखल भी रख रहा है। गजा पर इसराइल का कबूलनामा सुन लीजिए। 70,000 लोगों को मारने की बात पहली बार इसराइल ने मान ली है, मगर भूख से मौत होने से इनकार कर दिया है। ये एक शर्मनाक एंगल है जो ऐड कर दिया IDF ने बाद में शोशे के तौर पर। इसराइल ने पहली बार खुलकर माना है कि 2 साल की जंग में उसके हमलों से गजा में करीब 70,000 फ़लस्तीनी मारे गए। लेकिन बेशर्मी देखिए कि साथ ही ये दावा भी ठोक दिया कि इनमें से कोई भी भूख से नहीं मरा 70,000 में। अब सवाल सीधा है मेरा कि क्या फिर बेंजामिन नेतन्याहू ये बताएगा कि यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका की जो एजेंसीज हैं उनकी वो तमाम रिपोर्ट्स क्या झूठ थीं जिनमें ये बार बार कहा गया कि गजा भुखमरी की कगार पर खड़ा है। अगर गजा में भूख नहीं थी तो फिर उसी जंग के दौरान आसमान से राशन के पैकेट बार बार क्यों गिराए गए, हवाई जहाज़ों से मदद क्यों फेंकी गई? अगर सब ठीक था, कोई भूख से नहीं मर रहा था, तो ये सब क्यों हुआ? क्या बेंजामिन नेतन्याहू और IDF ये कभी बता पाएगी? अब ईरान से जुड़ी हुई चंद अहम खबरें सुन लीजिए। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका में बहुत शोर उठ रहा है। पेंटागन के चीफ पीट हेग्सेथ ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने साफ लहजे में कह दिया है कि ईरान के मामले में अमेरिकी फौज हर कदम के लिए तैयार है, हम रेडी हैं, बटन दबाइए, हुक्म दीजिए। अमेरिका की इस खास कैबिनेट मीटिंग में जब ट्रंप ने सीधे सवाल किया तो जवाब भी सीधा आया, और जवाब में कहा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी फैसला करेंगे, वॉर डिपार्टमेंट उसे अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पीट हेग्सेथ इसी का मिनिस्टर है वॉर डिपार्टमेंट का, पेंटागन उसके अंदर आता है। अमेरिकी कैबिनेट की इस मीटिंग में कहा गया कि ईरान को न्यूक्लियर काबिलियत की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा, बम हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ये जुमला अब सिर्फ पॉलिसी नहीं रही दोस्तों, ये मिलिट्री स्टैंड बन चुका है अमेरिका का। मिडिल ईस्ट रीजन में पहले से ही भारी अमेरिकी फोर्स जमा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर शिप, ड्रोन, मिसाइल डिफेंस, और अब पेंटागन चीफ का बयान, ये उस तैनाती पर ऑफिशियल मोहर लगा रहा है ये बयान। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी लम्हे में अमेरिकी ऑफिशियल्स ये भी मान रहे हैं कि ट्रंप ने अभी तक हमला करने का फाइनल फैसला नहीं लिया है। यानी बंदूक तानी हुई है, उंगली ट्रिगर पर है, लेकिन गोली अभी रुकी हुई है, चली नहीं है। ये वही दबाव वाली पॉलिटिक्स है जिसमें तय किया जाता है कि धमकी इतनी तेज दो कि सामने वाला झुक जाए, और अगर नहीं झुका तो हमले का रास्ता खुला रखो। अब ईरान तो झुक नहीं रहा। ईरान के लिए ये मैसेज बिल्कुल साफ है कि अमेरिका अब डिप्लोमेसी और फौज को अलग अलग नहीं देख रहा। टेबल पर बात भी चलेगी और उसी टेबल के नीचे मिसाइल चलाने की फाइल भी रखी है, मतलब बात मानो या मिसाइल झेलो। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार ये कह रहा है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर थोपी गई जंग तो जवाब ऐसा होगा जो कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा, कैलकुलेटेड नहीं होगा। दोस्तों, अब हालात उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर बयान, हर मीटिंग, हर जहाज एक काउंटडाउन जैसा लग रहा है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका तैयार है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस तैयारी को सिर्फ दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर यही तैयारी किसी ऐसी जंग की शुरुआत बनेगी जिसका खात्मा किसी के हाथ में नहीं होगा। कल ही ईरान की तरफ से क्या बयान आया, जंग शुरू करना चाहते हो कर लो, लेकिन खात्मा तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। ये ईरान की तरफ से बयान आया था। यूरोपीय यूनियन ने ईरान को एक बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद ईरान ने भड़कते हुए कहा कि यूरोप आग से खेल रहा है, यूरोप आग से खेल रहा है। यूरोपीय यूनियन ने कल रात एक और बड़ा और बेहद सेंसिटिव फैसला लेते हुए ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को अपनी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में डाल दिया है। इस फैसले के बाद IRGC को उसी कैटेगरी में रख दिया गया है जिसमें IS और अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के नाम शामिल हैं, यानी अब सब एक ही लिस्ट में हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं है, बल्कि ईरान को लेकर यूरोप के रवैये में एक बड़ा सिंबॉलिक शिफ्ट माना जा रहा है, जो आने वाले दिनों में रीजनल टेंशन को और ज़्यादा भड़का भी सकता है। उधर ईरान से जवाब भी बिना देर किए आ गया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने यूरोपीय यूनियन के
इस कदम को एक बड़ी रणनीतिक गलती यानी एक बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक करार देते हुए ये साफ कहा कि यूरोप अपने ही इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। अराक्ची ने बयान में कहा कि आज रीजन में कई मुल्क पूरी ताकत से ऑल आउट वॉर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक भी यूरोपियन मुल्क शामिल नहीं है। अराक्ची का कहना था कि यूरोप आग बुझाने की बजाय उसमें घी डालने का काम कर रहा है। अराक्ची ने आगे इल्जाम लगाया कि पहले अमेरिका के कहने पर स्नैपबैक की कोशिश की गई यूरोप की तरफ से, और अब IRGC को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके यूरोप ने एक और बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती कर दी है। ईरान के मुताबिक IRGC कोई मिलिशिया नहीं बल्कि मुल्क की नेशनल मिलिट्री फोर्स है, और उसे इस तरह टारगेट करना पूरे रीजन को और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या EU को, यूरोपीय यूनियन को वाकई इसके नतीजों का अंदाजा है, या फिर वेस्ट एशिया को एक और बड़े टकराव की तरफ धकेला जा रहा है। ये जो जंग के आसार हैं, इस बीच IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना, इसके भी अपने बहुत मायने हैं। हमने कल भी आपको इशारा दिया था, किसी को आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिए फिर उस पर हमला कर दीजिए ये कहकर कि ये तो टेररिस्ट है, हमने मार दिया, दुनिया के लिए खतरा थे। अगर उन्हें नहीं करोगे डिक्लेयर तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। हालांकि ईरान तो दोनों ही सूरत में रिटेलिएट करेगा, लेकिन ये सिचुएशन ईरान के लिए ठीक नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने रीजन में बढ़ती टेंशन के बीच 6 अरब और मुस्लिम मुल्कों से कांटेक्ट किया है। रीजन में बढ़ती टेंशन और इंटरनेशनल हलचलों के बीच ईरान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर तेजी दिखा दी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने बीती रात और आज अलग अलग फ़ोन कॉल्स में कतर, मिस्र, UAE, पाकिस्तान, ओमान और तुर्की के अपने हममनसब फॉरेन मिनिस्टर्स से बात की। इन तमाम बातचीतों में लेटेस्ट रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का रिव्यू किया गया और हालात किस तरफ जा रहे हैं इस पर तफसील से राय शेयर की गई। सोर्सेस के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने साफ इशारा दिया कि वेस्ट एशिया इस वक्त बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है और किसी भी गलत कदम के नतीजे पूरे रीजन को झुलसा सकते हैं। दूसरी तरफ जिन मुल्कों से बातचीत की गई उन्होंने भी टेंशन कम करने, स्टेबिलिटी बनाए रखने और हालात को हाथ से निकलने से रोकने पर जोर दिया। अब सवाल यह है कि जब फोन लाइंस गर्म हैं और डिप्लोमेसी फुल स्पीड में चल रही है तो क्या ये कोशिशें जंग को रोक पाएंगी या फिर जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी लिखने वाले हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हिफाजत के लिए फिरकों का फर्क मिट गया है। शिया सुन्नी साथ आ रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान सूबे के शहर चाबहार में अहले सुन्नत वल जमात की जुमे की नमाज के इमाम मौलवी अब्दुल वहीद बाज़र गजादे ने खुलकर ऐलान कर दिया कि अहले सुन्नत के उलेमा ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनेई और ईरानी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं और किसी भी मुमकिन हमले या ज्यादती का फैसला कुन जवाब देने की हिमायत करते हैं। ये बयान मामूली नहीं है दोस्तों, ये ईरान के उस सूबे से आ रहा है जहां अक्सर दुश्मन ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करता है कि शियों और सुन्नियों के बीच दरार है, अंदरूनी कमजोरी है और जंग की सूरत में ईरान अंदर से टूट जाएगा। ये सब नैरेटिव है। मौलवी बाज़र गजादे का ये बयान उस पूरे प्रोपेगेंडा पर सीधा तमाचा है। यहाँ असल मैसेज ये है कि मसलक की लाइनें इस वक्त सेकेंडरी हैं और मुल्क की हिफाजत प्राइमरी है। जब बाहर से धमकी आ रही है तो तेहरान हो या चाबहार, शिया हो या सुन्नी, सब एक सफ में खड़े हैं। यही वो चीज़ है जिससे अमेरिका और इसराइल सबसे ज़्यादा खौफ खाते हैं, यानी अंदरूनी फ्रंट का मजबूत रहना। बढ़ते आगे। पिछले 2 दिनों में सैकड़ों हथियारबंद इराकी कुर्द इराक से निकलकर नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में दाखिल हो चुके हैं। इराक के कुर्दिस्तान रीजन के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सोर्सेस के मुताबिक ये जत्थे सीधे हस्सा के प्रोविंस की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पहले ही हालात नाजुक बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये मूवमेंट अचानक और ऑर्गेनाइज तरीके से हुई है, यानी संगठित तरीके से, जिसके रीजनल प्लेयर्स की फिक्र बढ़ाती है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ डिफेंसिव तैनाती है या फिर सीरिया के इस हिस्से में किसी बड़े टकराव की जमीन तैयार की जा रही है, क्योंकि जब हथियारबंद लोग बॉर्डर पार करते हैं तो मामला मामूली नहीं रहता। फिलहाल इन खबरों के साथ बस इतना ही।
کوئی خبر اپڈیٹ ہو جائے تو جان لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا پروگرام کب ہٹ ہوا، دیکھ لیجئے گا کہ ایک پروگرام بننے میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ تو ابھی کی پڑھیں گے، کہیں گے یہ ہو گیا۔ میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، باقی تو میرے سمجھدار ہیں سارے ویورز۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔